तो हेलो दोस्तों, डीमन स्लेयर के सीजन 4 के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वाटर हशीरा ग्यूतोमियो का दिखाया जाता है, जो कि अपने घर पर बैठकर कंसंट्रेशन के साथ ब्रीथिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी अचानक से ग्यू को कोई बाहर से बुलाने लगता है और ये और कोई नहीं बल्कि अपना तांजिरो होता है। ग्यू तांजिरो की आवाज सुनकर अपने मनी मन कहता है, क्या किसी ने अंदर आने कही? नहीं, ये मेरी गलतफहमी भी हो सकती है। लेकिन तुरंत ही तांजिरो अंदर आ जाता है और ग्यू ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद तांजिरो अपनी ट्रेनिंग के बारे में सब कुछ ग्यू के साथ शेयर करता है। तांजिरो कहता है 7 दिन बाद फिर मैं अपने काम पर वापस लौटूंगा, तो क्या तुम मुझे कुछ सिखा सकते हो? और ग्यू यहाँ पर तुरंत मना कर देता है। तांजिरो कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? सुनकर लग रहा है कि तुम थोड़ा सा गुस्सा हो। ग्यू कहता है कि मैं तुमसे इसीलिए गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने वाटर ब्रीथिंग को बीच में ही छोड़ दिया, जबकि तुमको तो एक वाटर हशीरा बनना था। तांजिरो कहता है, मुझे इसके लिए तुम माफ कर देना, लेकिन मैंने उरोकोदाकी से बात की कि ब्रीथिंग स्टाइल को ऐसे बीच में चेंज करना बिल्कुल भी न्यू बात नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपनी ब्रीथिंग स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बाद ग्यू कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अभी फिलहाल कोई भी वाटर हशीरा मौजूद नहीं है। तांजिरो पूछता है, लेकिन तुम तो वाटर हशीरा हो, है ना? इसके बाद ग्यू कहता है, नहीं, मैं कोई वाटर हशीरा नहीं हूँ। और तांजिरो इसको सुनकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और फिर ग्यू वहाँ से जाने लगता है। असल में तांजिरो यहाँ पर मास्टर कागाया की रिक्वेस्ट की वजह से आया था। तांजिरो को पिछले एपिसोड में जो चिट्ठी मिली थी वही चिट्ठी मास्टर कागाया से आया था, जहाँ पर मास्टर कागाया ने तांजिरो को ग्यू के साथ बात करने के लिए रिक्वेस्ट करी थी और तांजिरो इसको बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। और इसके बाद से तांजिरो ग्यू के पीछे पीछे डोलता रहता है और ऐसा ही करते करते पूरे के पूरे 4 दिन बीत जाते हैं। और इतने दिनों के बाद फाइनली ग्यू भी एंड में जाकर हार मान जाता है। ग्यू कहता है कि मैंने डीमन स्लेयर का फाइनल टेस्ट पास नहीं किया था। उस रात मेरे साथ मेरी उम्र का एक लड़का था, उसका नाम था साबितो, और हम दोनों ने एक साथ फाइनल सिलेक्शन का एग्जाम दिया था और हम दोनों तब 13 साल के थे। इसी वजह से हम दोनों बहुत जल्दी दोस्त भी बन गए। साबितो बहुत ही ज्यादा दयालु था और फाइनल सिलेक्शन के टाइम वही एक लौता था जिसको अपनी जान गंवाने पड़ी। साबितो ने अकेली बहुत सारी डीमंस को मारा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो सिलेक्ट नहीं हुआ और मेरे ऊपर सबसे पहले जिस डीमन ने हमला किया था उसकी वजह से मैं इंजर्ड हो गया था और साबितो मुझे बचाने के लिए आया था और मैं कुछ दूसरे लोगों के साथ जैसे तैसे करके बच के निकला। और ऐसा ही करके हम लोगों ने 7 दिन बिताए, जिसने फाइनल सिलेक्शन के दौरान एक भी डीमन को नहीं मारा। क्या वो वाटर हशीरा बनने के लायक है? मैं बाकी हशीरास के साथ कंधे से कंधा नहीं मिला सकता और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम बाकी हशीरास से लेसन लो और मैं उस डीमन स्लेयर मार्क को भी अनलॉक नहीं करूंगा, तो तुम मेरे साथ और ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। तांजिरो ग्यू की बातों को सुनकर अपने मनी मन कहता है, वो सोच रहा होगा कि उसे साबितो की जगह मरना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि कैसा लगता होगा, किसी करीबी को ऐसे मरते हुए देखकर सभी को बहुत ज्यादा दुख होता है और यही बात धीरे धीरे कर ग्यू के दिल को तोड़ रही है। साबितो वही लड़का था जिसने मेरी माउंट सागारी पर हेल्प करी थी। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अजीब सा एक्सपीरियंस था, जबकि वो ऑलरेडी मर चुका था। मैं समझ सकता हूँ कि ग्यू के साथ साबितो भी था। अगर आज साबितो जिंदा होता तो वो ग्यू की उम्र का होता। ये बहुत कमाल की बात है कि साबितो ने अपने साथ साथ सबको बचाया, जबकि मैं अपने एग्जाम के दौरान अपने आप को बचाने में बिजी था। अगर साबितो आज जिंदा होता तो वो बेशक बहुत कमाल का स्वॉर्ड्समैन होता और शायद इसी वजह से ग्यू और भी ज्यादा सैड है। जब रेंगोकू मारे गए थे तब मुझे लगा था कि रेंगोकू की जगह मैं मर जाता तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन तभी तांजिरो को इनोसुके की बात याद आती है, जिसने रेंगोकू के मरने के बाद तांजिरो का हौसला बढ़ाया था। तांजिरो अपने मनी मन में कहता है, चाहे तो मैं इसकी वजह से जीने में कितनी भी शर्म आए तो मैं से अपनी लाइफ को नहीं छोड़ सकते, लेकिन मुझे उससे क्या कहना चाहिए? मुझे ग्यू के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। इसके बाद अचानक से तांजिरो ग्यू को बुलाता है, लेकिन ग्यू नहीं रुकता। इसके बाद तांजिरो कहता है कि साबितो ने तुम्हें जो जीने का मौका दिया है, क्या तुम उसे ऐसे वेस्ट करना चाहते हो? ये सुनकर अचानक से ग्यू रुक जाता है। तभी अचानक से ग्यू को पुरानी बातें याद आने लगती है। एक दिन की बात है जब अचानक से साबितो ग्यू को एक थप्पड़ मार देता है। बात यह थी कि ग्यू की बहन सुदाको, जिसकी शादी बहुत ही जल्द होने वाली थी, उसकी शादी से एक दिन पहले ग्यू की फैमिली के ऊपर डीमंस ने हमला कर दिया था और ग्यू की बहन सुकाको अपने भाई को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। ग्यू अपनी बहन की मौत के लिए खुद को कोस रहा था और इसी वजह से साबितो ग्यू पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। साबितो कहता है कि अपनी बहन के बारे में ऐसा कभी कुछ मत कहना, तुम्हारी बहन ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए? लेकिन इन सब बातों को सोचकर ग्यू को रियलाइज होता है। ग्यू अपने मनी मन कहता है, सुताको, साबितो, मुझे माफ कर देना, मैं इतना ज्यादा इमेच्योर था। दूसरी तरफ ग्यू को ऐसा चुपचाप देखकर तांजिरो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तांजिरो सोचने लगता है कि क्या वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। एक मिनट, मैं जानता हूँ, हम लोग एक खाने का कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, जो जीतेगा उसे उसको ट्रेन करना होगा, क्योंकि मैं भी मिशन में नहीं जा सकता, तो एक खाने का कॉन्टेस्ट बहुत बढ़िया होगा। तभी ग्यू अचानक से पीछे मुड़ता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि मुझसे देर हो गई है, लेकिन मेरे पास भी लाइसेंस है। तभी तांजिरो कहता है कि चलो एक सोबा खाने का कॉन्टेस्ट करते हैं, और इसे सुनकर ग्यू बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। इसके बाद वो दोनों सोबा खाने की शॉप में चले जाते हैं और सोबा खाने का कॉन्टेस्ट करते हैं। इसके बाद हमें शिनोबू के पास ले जाया जाता है, जो कि ग्यू के ऐसे बिहेवियर की वजह से बहुत ज्यादा रूठी हुई थी
इसके बाद वो अपने घर जाकर अपनी बहन की फोटो के सामने बैठ जाती है। तभी वहाँ पर कनाओ आती है और कनाओ कहती है कि वो विंड हशीरा के साथ ट्रेनिंग करने वाली है। मास्टर, क्या मैं स्टोन हशीरा के बाद आपके साथ ट्रेन कर सकती हूँ? लेकिन इसके बाद शिनोबू कहती है, कनाओ मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं इस हशीरा ट्रेनिंग में पार्ट नहीं ले सकती। कनाओ पूछती है, लेकिन ऐसा क्यों? तब शिनोबू कनाओ को अपने पास बुलाती है। इसके बाद कनाओ कहती है, लेकिन मास्टर मैं आपके साथ ट्रेन करना चाहती हूँ। कनाओ को ऐसे अच्छी तरीके से बोलकर देखकर शिनोबू कहती है, तुम अब बातें करने में पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छी हो गई हो, तो ये बात करने का शायद अच्छा मौका होगा। जिस डीमन ने हमारी बहन को मारा, चलो उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद हमें सीधे तांजीरो की ट्रेनिंग में ले जाया जाता है। तांजीरो पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। वो सबसे पहले टेंजेंट के पास अपना स्टेमिना बिल्ड करने के लिए जाता है और टेंजेंट तांजीरो को देखकर कहता है, बहुत दिन बाद मिले तांजीरो, मैंने सुना तुमने फिर से एक अपर मून के साथ फाइट करी, चलो क्यों ना तुम्हारी ट्रेनिंग को शुरू किया जाए। 10 दिन ट्रेनिंग करने के बाद तांजीरो जाता है म्यूचिरो के पास। म्यूचिरो का तांजीरो के साथ यहाँ पर छोटा सा टूर भी होता है और 5 दिन की कड़ी ट्रेनिंग के बाद म्यूचिरो तांजीरो को नेक्स्ट हशीरा के पास जाने के लिए भेज देता है, जिसे देखकर बाकी के डिमन स्लेयर कहते हैं, हम लोग यहाँ 2 हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या हम लोग भी यहाँ से जा सकते हैं? लेकिन म्यूचिरो साफ साफ मना कर देता है। म्यूचिरो के बाद तांजीरो जाता है मित्सुरी के पास। तांजीरो मित्सुरी के पास जाते ही उसको पिछली बार के लिए थैंक यू कहता है। इसके बाद तांजीरो कहता है कि क्या आप अपने घर पे मधुमक्खी रखते हो? इसके बाद मित्सुरी मुस्कुराते हुए कहती है कि तुमने नोटिस किया तांजीरो, जब तुम पैनकेक में शहद ऐड करते हो तो वो खाने में और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। मैं तुम्हें मेरे पैनकेक्स बनाकर जरूर खिलाऊंगी। और तांजीरो को यहाँ पर मित्सुरी का स्विम सूट जैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं, जहाँ पर उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए डांस सिखाया जाता है। इसके बाद तांजीरो जाता है ओबनाए के पास। इसके बाद ओबनाए कहता है, तांजीरो कमाडो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल वेट कर रहा था। इसके बाद तांजीरो जोश में कहता है कि मैं आपके साथ ट्रेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन ओबनाए कहता है, अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैंने सुना कि तुमने मित्सुरी के साथ बहुत ज्यादा मस्ती करी है। और मित्सुरी ने कहा उसे तुम्हें ट्रेन करने में बहुत ज्यादा मजा आया। मैं मित्सुरी की तरह तुम्हारे ऊपर आसानी नहीं बरतूंगा। ओबनाए के साथ तांजीरो अपनी स्वॉर्ड के स्ट्राइक्स को और भी परफेक्ट बनाने का काम करने वाला था। तांजीरो देखता है कि ओबनाए के डोजो में सारे हाथ और पैर बांध कर इधर उधर लटका रखा है। तांजीरो पूछता है, क्या इन लोगों ने कुछ गलती करी है? ओबनाए यहाँ पर गुस्से से कहता है कि इन लोगों की सिर्फ एक ही गलती है कि ये लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तांजीरो की स्वॉर्ड की स्ट्राइक को और भी ज्यादा परफेक्ट बनाने के लिए इन सारे डीमन स्लेयर्स को ओबनाए एक चारे की तरह इस्तेमाल करता है। तांजीरो को इन सब के बीच में से अपनी स्वॉर्ड को स्ट्राइक करना था, लेकिन ये देखकर सारे डीमन स्लेयर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तांजीरो अपने मन ही मन कहता है कि मैं उन लोगों की आवाज सुन सकता हूँ, वो लोग कह रहे हैं कि प्लीज मुझे मत मारो। तांजीरो ऐसी अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करते जाता है और 4 दिन बाद तांजीरो का जो ओबनाए के साथ डुओ होता है उसमें तांजीरो ओबनाए के एक अटैक को डॉज कर देता है, जिसके बाद ओबनाए तांजीरो को वहां से जाने के लिए परमिशन दे देता है। लेकिन जाने से पहले ओबनाए कहता है, एक बात याद रखना कि मित्सुरी के ज्यादा करीब जाने की कोशिश मत करना। इसके बाद तांजीरो जाता है सानिमी के डोजो की तरफ। तांजीरो को जाते ही दरवाजे पर जेनिसु दिखाई देता है। जेनिसु तांजीरो को पकड़कर कहता है, तांजीरो मुझे यहाँ से बचा लो, मैं इसको और नहीं सह सकता। लेकिन तभी वहाँ पर सानिमी आ जाता है और सानिमी जेनिसु के सिर को पकड़ता है और कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था, जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग में वापस जाओ। जेनिसु वहाँ पर रोने लगता है और तांजीरो से मदद मांगने लगता है। लेकिन इसके बाद सानिमी जेनिसु को एक ऐसा मारता है कि जेनिसु बेहोश ही हो जाता है। तांजीरो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर डोजो की तरफ लेकर जाता है। जाते जाते तांजीरो कहता है कि बहुत दिनों बाद मिले, अब से मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने वाला हूँ। लेकिन सानिमी तांजीरो की इन सारी बातों को सुनकर कहता है, जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तांजीरो यहाँ पर कहता है, उसके बारे में चिंता मत करना, मुझे भी तुम पसंद नहीं हो, तुमने मेरी बहन को मारने की कोशिश करी थी। ये सुनकर सानिमी का खून खोल जाता है। सानिमी की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा खतरनाक थी, स्पेशली तांजीरो के ऊपर सानिमी बहुत ज्यादा सख्ती बरत रहा था। पहले दिन की ट्रेनिंग में यहाँ पर तांजीरो का मुंह और हाथ सूज जाते हैं। तांजीरो अपने पहले दिन की ट्रेनिंग जैसी खत्म कर अपने कमरे में जा रहा था, तभी अचानक से हॉल में भी सानिमी और गेन्या को देखता है। गेन्या कहता है, सानिमी मेरा इंतजार करो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। सानिमी यहाँ गुस्से से कहता है कि मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरा कोई भी छोटा भाई नहीं है, और अगर तुमने मेरे से बात करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और मैंने जितना देखा है तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है, तुम्हें डीमन स्लेयर कॉर्प को क्विट कर देना चाहिए। जिसके पास कोई भी ब्रीथिंग स्टाइल नहीं है उसको डीमन स्लेयर कहने का कोई हक नहीं है। सानिमी वहाँ से जाने लगता है। एक बार फिर गेन्या उससे कहता है, सानिमी रुक जाओ, मैं तुमसे बहुत दिन से माफी मांगना चाहता था, मुझे इन सब के बारे में कोई भी परवाह नहीं है, बस यहाँ से निकल जाओ। गेन्या कहता है, लेकिन मैंने एक अपर मून के साथ अपनी पूरी कोशिश करी, यहाँ तक कि मैंने एक डीमन को भी खाया। ये सुनकर यहाँ पर सानिमी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सानिमी कहता है, क्या कहा तुमने एक डीमन को खाया? ये कहती सानिमी तेजी से गेन्या की तरफ उसकी आंखें फोड़ने के लिए आता है, लेकिन तभी तांजीरो बीच में आ जाता है और तांजीरो गेन्या को लेकर बाहर कूद जाता है, जिसकी वजह से गेन्या बच जाता है। बाहर ट्रेन करने वाले सारे डीमन स्लेयर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद सानिमी भी बाहर आता है और सानिमी के चेहरे को देखकर जेनिसु समझ जाता है कि आज पर कुछ होने वाला है। तांजीरो सानिमी से कहता है कि तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो, तुम उसे जान से मारना चाहते हो? सानिमी कहता है कि मैं उसे जान से नहीं मारूंगा, मैं उसकी बॉडी को इतना ज्यादा डैमेज करूंगा कि वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। तांजीरो कहता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तुमने कुछ देर पहले तो कहा था कि तुम्हारा कोई भी छोटा भाई नहीं है, तो ये क्या करता है? तुम्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और गेन्या हमारे साथ ना होता तो हम उस अपर मून को कभी भी नहीं हरा पाते, और उसे मारने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। सानिमी से सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सानिमी इसके बाद कहता है, अच्छा तो
ये बात है तो ठीक है, फिर लगता है मुझे तुम्हारे साथ पहले निपटना होगा। सानिमी इसके बाद जाकर तांजिरो के पेट पर बहुत ही जोर से एक पंच मारता है, लेकिन ये पंच तांजिरो के पेट पर लगने से पहले तांजिरो इसको रोक लेता है अपने हाथों से, जिसे देखकर सानिमी भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। सानिमी को सीधा सिर पर एक किक मारता है और ये देखकर जेनिसु बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद सानिमी तांजिरो पर एक स्पिनिंग किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन तांजिरो इसको बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। तांजिरो जेनिसु से गेन्या को वहाँ से लेकर भागने की कहता है। जेनिसु इसके बाद गेन्या को वहाँ से लेकर भागने लगता है। जेनिसु इसके बाद कहता है तुम्हारा भाई सच में एक सरफिरा है। गेन्या जेनिसु की बातों को सुनकर कहता है तुम मेरे भाई के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। इसके बाद सानिमी और तांजिरो के बीच में फाइट चलती रहती है और सारे डीमन स्लेयर यहाँ पर तांजिरो और सानिमी को रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन दोनों की फाइट यहाँ पर शाम तक चलती रहती है और इसके बाद सानिमी के साथ तांजिरो की ट्रेनिंग को बैन कर दिया जाता है। तांजिरो इसके बाद वहाँ से जेनिसु के साथ पोटला बांधकर निकल जाता है और नेक्स्ट बारी थी स्टोन हसीरा ग्योमी। और जैसे वो लोग स्टोन हसीरा के पास पहुँचते हैं, वहाँ पर उन्हें इनोसुके के साथ और भी बहुत सारे डीमन स्लेयर्स मिलते हैं जो झरने के नीचे बैठकर हाथ जोड़कर बुद्धा के मंत्र पढ़ रहे थे। और ये देखकर तांजिरो और जेनिसु बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो जैसे पीछे देखते हैं उन्हें ग्योमी देखने को मिलता है जो आग में बैठकर कुछ पढ़ रहा था। और ये देखकर वो दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 2 यहीं पर एंड होता है। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।